नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबरराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन ई भूगोल प्रायोगिक के बारे में बात करते हैं। भूगोल प्रायोगिक में प्रक्षेपों के वर्गीकरण के संबंध में विशेष रूप से हम बात करते हैं। मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रक्षेपित करने की विधि को कहते हैं। इससे पहले हमने मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण में हमने देखा कि मानचित्र प्रक्षेपों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर इसमें 2 प्रकार से वर्गीकरण किया। पहला तो संदर्श प्रक्षेप, दूसरा असंदर्श प्रक्षेप। संदर्श प्रक्षेप प्रकाश के प्रयोग के आधार पर बनाते हैं और असंदर्श प्रक्षेप में गणित की विधियों के द्वारा प्रक्षेपों का निर्माण किया जाता है। रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों को 4 भागों में बांटते हैं: शंकु आकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। और तीसरा, गुणों के आधार पर इस प्रकार से प्रक्षेपों को 3 भागों में बांटते हैं। आज हम प्रकाश के ये रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों को वर्गीकरण को विशेष रूप से देखेंगे। रचना विधि के आधार पर प्रक्षेपों को 4 भागों में बांटते हैं: शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। पहला हम लेते हैं शंकु आकार प्रक्षेप। शंकु आकार प्रक्षेप में यह कल्पना की जाती है कि ग्लोब पर अंकित भूग्रिड या अक्षांश देशांतर रेखाओं को जाल को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने पर स्थानांतरण के पश्चात शंकु के कागज को यदि हम समतल फैलाते हैं तो हमें जो प्रक्षेप प्राप्त होता है या अक्षांश से देशांतर रेखाओं का जाल जो प्राप्त होता है उसको हम शंकु आकार प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में यह मान लिया जाता है कि कागज का शंकु ग्लोब को किसी चुने हुए अक्षांश, वृत्त, भूमध्य रेखा और ध्रुव को छोड़ करके कहीं भी स्पर्श करता है तथा शंकु का शीर्ष ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव और शंकु का शीर्ष तीनों एक ही सरल रेखा में होते हैं। जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसको हम मानक अक्षांश या स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। शंकु की विकसित सतह अर्थात मानचित्र प्रक्षेप में इस मानक अक्षांश की आकृति वृत्त के चाप के समान होती है तथा देशांतर रेखाएं ध्रुव के समान अंतराल पर विकिरित सरल रेखाएं होती हैं जो मानक अक्षांश को समान चाप में विभाजित करती हैं। अन्य अक्षांश वृत्त सकेंद्र वृत्तों के चाप होते हैं। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। शंकु आकार प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं: सरल शंकु आकार, सिंपल कोनिक प्रोजेक्शन, जिनमें एक मानक अक्षांश ही होता है, और संशोधित शंकु आकार प्रक्षेप जिसमें मानक अक्षांश की संख्या 1 से अधिक होती है और इनको गणितीय विधियों के द्वारा बनाया जाता है। बॉन प्रक्षेप, पॉलीकोनिक प्रक्षेप, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप इनके प्रमुख उदाहरणों में होते हैं। शंकु प्रक्षेप पर समस्त पृथ्वी का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप या सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन के
कागज को सपाट फैलाने से प्राप्त रेखाजाल अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रेखाजाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। सामान्य दशा में यह बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है और इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है, किंतु अनुप्रस्थ दशा में बेलन दो अक्षांश रेखाओं से निर्मित किसी भी वृत्त ग्रेट सर्किल को स्पर्श कर सकता है। सामान्य दशा वाले बेलनाकार प्रक्षेप के निम्न लक्षण होते हैं। समस्त अक्षांश वृत्त समान लंबाई वाली सरल व समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं, अतः भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापन शुद्ध होता है। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई वाली सरल व समांतर रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी समान होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा अक्षांश वृत्तों को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, जिसके फलस्वरूप बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति आयताकार होती है, जैसा चित्र में दिखाया हुआ है। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार गणितीय विधियों के द्वारा निश्चित की जाती है। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त समान दूरी के अंतर पर बने हुए होते हैं। यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, जबकि समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप में यह दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होने के कारण विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप विशेष उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त संसार का शुद्ध दिशा शुद्ध आकृति मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप बहुत उपयोगी होते हैं। खमध्य प्रक्षेप ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह प्लेन सरफेस पर प्रक्षेपित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रेखाजाल को खमोध्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। खमध्य प्रक्षेप के उस बिंदु को जहां प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है स्पर्श तल या टेंजेंट प्लेन कहते हैं, और जिस बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की जाती है उसको सोर्स ऑफ लाइट या आई पॉइंट कहते हैं। दो बातें होगी, एक तो स्पर्श तल हो गया और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट। प्रक्षेप का तल भूमध्य रेखा, ध्रुव तथा इन दोनों के मध्य किसी भी स्थिति में किसी भी बिंदु पर ग्लोब को स्पर्श कर सकता है। इस प्रकार नेत्र स्थान या सोर्स ऑफ लाइट ग्लोब के केंद्र पर ग्लोब के बाहर हो सकती है। नेत्र स्थान या सोर्स ऑफ लाइट तथा टेंजेंट प्लेन या प्रक्षेपण तल की विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं, और इस विभिन्न स्थितियों के आधार पर प्रक्षेपों को कई उपवर्गों में भी हम बांटते हैं। पहला, सोर्स ऑफ लाइट या नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार खमध्य प्रक्षेप तीन प्रकार के होते हैं। पहला, केंद्रक या नोमोनिक प्रक्षेप। इन प्रक्षेपों की रचना करते समय नेत्र स्थान की स्थिति ग्लोब के केंद्र में मानी जाती है। दूसरा, स्टीरियोग्राफिक त्रिविम प्रक्षेपों में प्रक्षेपण तल के व्यास्तः सम्मुख डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन पर ग्लोब के या ये कह सकते हैं ग्लोब के दूसरी छोर पर प्रकाश की स्थिति या नेत्र स्थान की स्थिति मानते हैं। तीसरा, लंबकोणीय या ऑर्थोग्राफिक। इन प्रक्षेपों में प्रक्षेपण केंद्र ग्लोब के केंद्र को मिलाते हुए आगे बढ़ाए गए व्यास पर किसी भी अनंत दूरी पर हो सकता है, जिससे सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली
प्रकाश की किरणें या प्रकाश के स्रोत से आने वाली जो किरणें हैं वो सरल और समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार, टेंजेंट प्लेन के अनुसार, प्रक्षेपण का मध्य प्रक्षेप को हम कई 3 भागों में फिर दोबारा बांटते हैं। एक तो प्रक्षेपण तल या तो ध्रुव पे हो सकता है, या फिर भूमध्य रेखा पे हो सकता है, या फिर भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वो प्रक्षेपण तल स्पर्श कर सकता है। तो पहला हो गया ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों में प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करता है। दूसरा तिर्यक मध्य प्रक्षेप, ओब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन। भूमध्य रेखा अथवा ध्रुव के बीच में कहीं पर के बीच में जो स्थान है उसमें किसी भी बिंदु पर ग्लोब का वो जो प्रक्षेपण तल होगा तो वो तिर्यक ओब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन कहलाएगा। विषुवतीय मध्य प्रक्षेप, इक्वेटोरियल। इन प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा के किसी बिंदु पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है। ग्लोब पर प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार नोमोनिक, त्रिविम या लंबकोणीय, नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं। और प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार पोलर केस हो सकता है, ओब्लिक केस हो सकता है, इक्वेटोरियल, 3 प्रकार के केस हो सकते हैं। सभी प्रकार के मध्य प्रक्षेपों में निम्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मध्य प्रक्षेप के केंद्र में होकर जाने वाली समस्त वृत्त मानचित्र में सरल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। मानचित्र में प्रक्षेपण तल केंद्र से खींची गई प्रत्येक सरल रेखा एक वृत्त होती है तथा इसके दिग्मान और दिगंत से शुद्ध होते हैं। प्रक्षेपण केंद्र से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदु मानचित्र पर भी समदूरस्थ होते हैं। इन समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त को क्षितिज वृत्त, ओरिजिन सर्कल, G20 कहते हैं। मानचित्र के केंद्र से समान दूरी पर स्थित स्थानों पर मापनी के परिवर्तन तथा आकृति की विकृति, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप की मात्रा भी समान होती है। मध्य प्रक्षेप पर कोई एक गोलार्ध प्रदर्शित किया गया है तो मानचित्र का बाहरी किनारा एक वृत्त होगा तथा उस पर स्थित समस्त बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होंगे। चौथा, रचना विधि के आधार पर जो वर्गीकरण हमने बताया वो रूढ़ प्रक्षेप। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी इच्छा के अनुसार बनाए हुए सिद्धांत पर निर्मित प्रक्षेपों को रूढ़ प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ समान लगाया जाता है वह इन प्रक्षेपों में प्रकट नहीं होता। रूढ़ प्रक्षेपों की आकृति इतनी संशोधित और रूढ़ होती है कि इन्हें प्रक्षेपों के ऊपरी लिखे गए किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कुछ रूढ़ प्रक्षेप, विशेषकर वे प्रक्षेप जिन पर समस्त संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है, बहुत उपयोगी